है, डियर है, ईगल है, डॉल्फिन है, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो यही तो बायोडाइवर्सिटी है। बॉटनी बॉटनी हुई कंप्लीट। बात समझ आया कि नहीं आया? ज़ूलॉजी भी हो गई है हमारी कंप्लीट। लव यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप मुझे, ऐसे ही कमेंट करते रहना। पता नहीं बाद में पेपरों के बाद आप सब अनसब्सक्राइब कर दोगे, बट नो इशू। स्फीयर है, इसको बोलते हैं ट्रांसिशन जोन। अगर ट्रांसिशन जोन में देखो तो यहाँ पे एजुकेशन हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, इंसान कील लगे हुए हैं, वो क्या है, एक एक स्पीशीज। ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं वो क्या है, स्पीशीज है। अगर आप इस एरोप्लेन से वो नेट बोल्ट आस्ता आस्ता निकालते जाओगे, जब आस्ता आस्ता निकालते जाओगे, चाहे नेशनल पार्क, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व, चाहे हॉट स्पॉट्स, चाहे रामसर साइट्स, ये सारे एरिया है, ये सारे गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है ਤੁਹਾਡਾ? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। नाजिया जी, बशीर जी, कैसे हो? सब बढ़िया है। आज बॉटनी का लास्ट चैप्टर है और बॉटनी भी आज मैंने ख़त्म कर दी है। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि लेक्चर लेट क्यों आया। लेक्चर इसलिए लेट आया क्योंकि ये वाला जो माइक्रोफोन था ये ख़राब हो गया था। तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने लगाए, इसको ठीक किया और फिर आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ। सोच के देख, अगर ये माइक्रोफोन ना चलता ये लेक्चर तेरे पास नहीं पहुँचने वाला था। नया ऑर्डर करना पड़ता मुझे माइक्रोफोन, और ये माइक्रोफोन दिल्ली से यहाँ तक आने में 7 दिन लगा देता ऑनलाइन ऑर्डर में। तो 7 दिन कोई लेक्चर नहीं आता। 10वीं का भी नुकसान, 11वीं का भी नुकसान और 12वीं वाला नुकसान। फिर सारे बच्चे बोलते कि मास्टर झूठ बोल के कहीं सो गया है। सर बड़ा बड़ा बोल दिया, जल्दी जल्दी बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करवा दो, क्या पता है माइक्रोफोन दोबारा बंद हो जाए। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन बाप वीडियो रहने वाला है। दिल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से टॉप। 70 में से 70 नंबर आएंगे और पेपर यहीं से बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग होना। बायो मतलब होता है लाइफ, मतलब लाइफ फॉर्म का अलग अलग होना। बात समझिए, जैसे मैं भी लिविंग हूं और मेरे आंगन में सेब का पेड़ भी लिविंग है। मैं भी लाइफ वाला, वो भी लाइफ वाला, बट हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हम उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बात समझिए, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे डॉग, कैट, बैट, टाइगर, ये चारों आपस में अलग हैं। लाइन, फिश, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, लाइन, डंकी, जेब्रा, गोरिल्ला, स्नेक्स, फिशेस, तो ये सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया पे पाए जाते हैं, इसी को आप बायोडाइवर्सिटी कहते हो। अब देख ध्यान से, आहा क्या प्यारा खूबसूरत दुनिया है हमारी। देख, लाइन है, डियर है, ईगल है, डॉल्फिन है, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो यही तो बायोडाइवर्सिटी है। यही तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान से देख, हमारे पास चींटियों की सिर्फ 20,000 प्रजातियां हैं। एक चींटी होती है, उसकी 20,000 प्रजातियां। बीटल्स की 3 लाख प्रजाति है। फिशेस की 28,000 प्रजाति हैं। 20,000 प्रजाति हैं किसके, ऑर्किड्स की। ऑर्किड्स क्या होता है, गूगल पे सर्च मार, देखना तुझे क्या मिलेंगे ऑर्किड्स के प्लांट्स। ठीक, इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस के, मतलब चावलों के 50,000 अलग अलग स्ट्रेन है। इंडिया आल्सो हैड 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। 1000 वैरायटी है सिर्फ आम की इंडिया में ही।
अब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितनी बायोडाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में। अभी तक आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स। उन्होंने 2004 में हमें यह बताया कि हमारे पास टोटल 1.7 मिलियन स्पीशीज है। 1.7 मिलियन स्पीशीज का मतलब होता है 17 लाख स्पीशीज है हमारे पास। 17 लाख में से 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख एनिमल्स हैं और 7 लाख क्या हैं, दैट इज या 0.7 मिलियन क्या हैं, प्लांट्स हैं। मतलब पूरी दुनिया में एनिमल्स सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन से फाइलम से हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। सर ये चैप्टर कुछ ना कुछ वो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से मिल रहा है, मतलब वो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम। हाँ वो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम आपने क्लास 11th में इसलिए पढ़ा था ताकि आप क्लास 12th के एंड में जाके बायोडाइवर्सिटी सीख सको। ओके जी, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अभी तक इतना पता चला है, अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, मतलब दुनिया में और भी स्पीशीज हैं जो हैं बट इंसानों ने अभी डिस्कवर नहीं की हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ेंगे तो हम नई स्पीशीज भी डिस्कवर करने लग जाएंगे या कर रहे हैं। इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है? इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कितने नंबर पे आती है बायोडाइवर्सिटी में? 12वें नंबर पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वें नंबर पे। मुझे ये बताओ पहले नंबर पे बायोडाइवर्सिटी पे कौन सी कंट्री आती है? मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत सारी या मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्स स्पीशीज है? वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। इंडिया के पास टोटल दुनिया का लैंड है 2.4%, बट टोटल प्रजातियां कितनी है पूरी दुनिया में से? 81% ऑफ द स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब पूरी दुनिया का लैंड कितना है? मतलब पूरी दुनिया, मतलब अगर अर्थ का 100% है उसमें से 2.4% लैंड इंडिया के पास है और अर्थ के पास अगर 100% डाइवर्सिटी है उसमें से 8.1% ऑफ स्पीशीज कहां है? इंडिया में। इंडिया के पास 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और एनिमल्स की कितनी स्पीशीज हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके जानी, चलें आगे। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जब आप अर्थ पे चलते हो तो बायोडाइवर्सिटी किस तरफ बढ़ती है और किस तरफ कम होती है। मैं बोल रहा हूं ये अर्थ गोला है जो स्फेरिकल है, इसका ऊपर भी पोल नीचे भी पोल, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ऊपर नाजिया पोल नीचे साउजिया पोल, और ये बीच में क्या है? इक्वेटर है। जब कभी भी ऐसा देखने को मिला है, जब कभी भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है, क्योंकि पोल के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वहां ठंड बहुत ज्यादा है। बट जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो, पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। अब इक्वेटर की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये बायोडाइवर्सिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इक्वेटर के पास फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुशी खुशी रहना पसंद करता है, इसलिए इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और पोल्स पे बायोडाइवर्सिटी कम है। दिस इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स दुनिया में हैं। मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर तू खुद सोच कि सिर्फ प्लांट्स ही हूं, सिर्फ प्लांट्स ही हूं, तो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ प्लांट्स ही हूं तो प्लांट्स क्या करेंगे? C6 प्लांट्स क्या करते हैं आपको पता है सारा,
पता ना प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। CO2 प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 और ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से लाएंगे, ये प्लांट्स, अगर सिर्फ प्लांट्स ही हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कहां से लाएंगे, इसलिए हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं। समझ आया कि नहीं? ये मैंने एक एग्जांपल दी, प्लांट की डाइवर्सिटी अलग, एनिमल की डाइवर्सिटी अलग, मतलब एनिमल्स भी तो हैं, ये अलग तरह के जानवर हुए ना, ये अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, इसलिए ये मेंटेन करके रखते हैं किसको, इकोसिस्टम के बैलेंस को। मेंटेन द फूड चेन, फूड चेन को मेंटेन करते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। मान के चल अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, मतलब ग्रास होपर और फ्रॉग ना हो, क्या सांप डायरेक्टली घास को खा सकता है ना? तो ये क्या करता है, मेंटेन द फूड चेन, इससे गुड रिकवरी होती है। मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो, इन्वायरमेंट में कुछ लॉस हो जाए, इन्वायरमेंट में क्या हो, कुछ लॉस हो जाए, तो ये जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट में गुड रिकवरी लेके आता है बायोडाइवर्सिटी। और मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस, ये इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करके रखा है। अभी मैंने बोला प्लांट्स हैं तो ऑक्सीजन है, एनिमल्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस पे डिपेंड, ये इस पे डिपेंड, तो ये मेंटेन करके रखता है इकोसिस्टम का बैलेंस। ये वैसे 2 बार हो गया, नो इशू। बट बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने वाला है, इसको अच्छे से समझाया रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ने। इसने ये कहा कि बायोडाइवर्सिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसा मान के चलो कि जो ये इकोसिस्टम है ये एक एरोप्लेन है, ये एक क्या है, एरोप्लेन है। इकोसिस्टम एक क्या है, एरोप्लेन है। और इस पे जो वो नट लगे हुए हैं या वो कील लगे हुए हैं वो क्या है, एक स्पीशीज। ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं वो क्या है, स्पीशीज है। अगर आप इस एरोप्लेन से वो नेट बोल्ट आस्ता आस्ता निकालते जाओगे, जब आस्ता आस्ता निकालते जाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एरोप्लेन का हर एक टुकड़ा बिखर जाएगा और एरोप्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसने ये क्या, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस क्या है, ये एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बोलती है कि अगर इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है और उसके ऊपर लगा हुआ नेट बोल्ट हर एक स्पीशीज है, अगर दुनिया में से एक स्पीशीज निकलती जाएगी, मतलब एक दिन मच्छर की स्पीशीज चलेगी, एक दिन फ्रॉग चला गया, एक दिन स्नेक चला गया, एक दिन लायन चला गया, एक दिन टाइगर चला गया, काऊ चलेगी, बफेलो चलेगी, ऐसा एक दिन हमारा भी आएगा कि हम भी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एरोप्लेन से नेट बोल्ट निकालो तो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके सर। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हम वक्त के साथ ये चीज देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से दुनिया में प्रजातियां, किसकी प्रजातियां, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रजातियां क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लाइन डे बाय डे, क्योंकि इंसानी हरकतें बढ़ रही हैं। जो वो मतलब इंसान क्या कर रहा है, फॉरेस्ट काट रहा है, किसी भी स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी वजह से दिन ब दिन जो दुनिया पे प्रजाति हैं, मतलब स्पीशीज क्या हो रही है, कम हो रही है। IUCN 1948 में बना था, इसका हेडक्वार्टर किधर है, स्विट्जरलैंड में है। उसने देखा है कि पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज लॉस्ट हो चुकी है, 784 खत्म। और जो एक रिसेंटली गई है वो एक बर्ड है, दैट इज डोडो बर्ड, कहां से, मॉरिशियस से। ठीक है, एक बुक बनाई है IUCN ने जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, जहां पे पूरी लिस्ट मतलब पूरी लिस्ट है, जहां पे हम पूरा अच्छे से मेंशन करते हैं कि भाई साहब ये वाली स्पीशीज क्या हुई है, एक्सटिंक्ट हुई है। रेड डाटा बुक गिव द लिस्ट ऑफ ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ओके डन। अच्छा, कुछ स्पीशीज होती है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी, द स्पीशीज विच आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट सूनर
जो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जिनका दुनिया में नंबर क्या है, बहुत कम है, जैसे राइनो है। राइनो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। अब इसका दुनिया में नंबर बहुत बहुत कम हो चुका है। दुनिया भी फिक्रमंद है कि राइनो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब, मैं बार बार एक्सटिंक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाना। मतलब इंसान है, इंसान पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाए, मतलब हम 8 बिलियन हैं, पूरी तरह से अगर खत्म हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्शन। और स्पीशीज को बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटिंक्शन। द स्पीशीज विच गॉट एक्सटिंक्ट, जैसे डोडो हो गया, डायनासोर्स हो गए, तो प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटिंक्शन और स्पीशीज को बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। क्या काज है बायोडायवर्सिटी के लॉस का? इंसान जंगल काटता है, हैबिटेट। जंगल घर है एनिमल्स का, घर मतलब हैबिटेट है। आपने जंगल काटे तो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का घर ही काटा। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। आपने फॉरेस्ट कट किया, जब फॉरेस्ट कट किया तो ये फॉरेस्ट कटिंग जो है ये घर है, ये घर है किसका? प्लांट और एनिमल्स का। आपने किसी का घर उजाड़ दिया, क्या वो बचेगा? ना। आपने एक स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट किया है ना, मतलब ओवर एक्सप्लॉइट मतलब उसको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इधर जंगल है, उस जंगल में है हाथी, आप उस तकरीबन 1000 हाथी था उस जंगल में, तो मैं हर महीने जाता था, हाथी पकड़ता था, कट करता था और उसके जो पार्ट्स थे वो बेच देता था। तो तकरीबन 1000 महीनों के बाद हाथी बचेगा ही नहीं, तो आपने हाथी को क्या किया? ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। तो दूसरा रीजन क्या? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा रीजन है एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज। एलियन स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज क्या है? मान के चल किसी एरिया में एक स्पीशीज है A2, मैंने इस एरिया में नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस की A1, जिसने क्या किया? इस स्पीशीज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटिंक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। फिर है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब हो गया कि जब दो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे पे अच्छे से डिपेंड करती हैं। मतलब जैसे ये प्लांट है, ये इस बर्ड पे डिपेंड करता है कि ये बर्ड आएगा और क्या करवाएगा? पॉलिनेशन करवाएगा। और ये वाला इस पे इसलिए डिपेंड करता है कि ये यहां से क्या हासिल करता है? फूड हासिल करता है। अगर एक भी एक्सटिंक्ट हुआ, मतलब ये देखना, अगर ये बर्ड एक्सटिंक्ट हुआ, ये बर्ड अगर एक्सटिंक्ट हो गया इन फ्यूचर, तो मतलब इस प्लांट की पॉलिनेशन नहीं होगी। इस प्लांट की अगर पॉलिनेशन नहीं होगी, इस प्लांट की अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यहां पे एक साथ 2 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, कि अगर ये खिसका तो ये वाला भी खिसकने वाला है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया, हमें पता है कि कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइवर्ड प्रॉपर हाइपोथेसिस क्या थी? बायोडायवर्सिटी मतलब जो स्पीशीज है वो नेट बोल्ड है एरोप्लेन के। अगर ये स्पीशीज ही जाती रहेंगी तो ये हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको कंजर्व करते हैं। 2 तरह की कंजर्वेशन होती है, ये एक इनसाइड कंजर्वेशन है, एक एक्साइड कंजर्वेशन है। एक्साइड कंजर्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इनसाइड कंजर्वेशन क्या होगा? दैट इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट एंड रामसर साइट। इनसाइड और एक्साइड में फर्क क्या है? फर्क यह है कि भाई साहब यहां पे इनसाइड कंजर्वेशन में आप प्रोटेक्ट करते हो प्लांट एंड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहां पे वो रहता है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर दिया। बट एक्साइड कंजर्वेशन में क्या करोगे? उसको, जो प्लांट है और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करोगे। उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है उनको प्रोटेक्ट करोगे इन आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल हैबिटेट, मतलब इंसान हैबिटेट बनाएगा उनके लिए, जैसे जू एंड बॉटनिकल गार्डन। अब मेरी बात बिल्कुल बेसिक से समझना, चाहे नेशनल पार्क, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व, चाहे हॉट स्पॉट्स, चाहे रामसर साइट्स, ये सारे एरिया है, ये सारे गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ताकि कोई भी इंसान इनको हर्ट ना करे या हंट ना करे या इनसे कोई फायदा ना उठाए, इनको मार के बेच के पैसे ना कमाए। कोई मतलब ये इन पांचों में कॉमन चीज क्या है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। पहला आता है नेशनल पार्क, दीज आर द गवर्नमेंट मेंटेन्ड एरिया। इंडिया में ऐसे कितने हैं, 90 हैं, दैट इज नेशनल पार्क, जैसे हैमिस नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके ये कहां पे फाइंड होता है, ये आप मुझे बताओगे। और जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। ये आ गया नेशनल पार्क। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद और विदाउट लैग, इसमें झील हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। सर ये अभी पीछे भी तो पड़ा था, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब इन सब में कॉमन क्या चीज है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, गवर्नमेंट के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पे प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इनकी पाउचिंग ना हो सके, इनकी हंटिंग ना हो सके, इनको ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जा सके और ये दुनिया से विलुप्त ना हो। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी क्या है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, मतलब ये भी एक प्रोटेक्टेड लेयर लैंड है, किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कितने जोन है, 3 जोन है, एक है ट्रांसिशन जोन, बफर जोन एंड कोर जोन। अगर आप ध्यान से देखो तो सब ये एक सफेयर जैसा, फिर ये बड़ा सफेयर, फिर ये छोटा सफेयर, फिर ये और छोटा सफेयर। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना कि इसमें जो आउटर स्फीयर है इसको बोलते हैं ट्रांसिशन जोन। अगर ट्रांसिशन जोन में देखो तो यहां पे एजुकेशन हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, इंसान रह सकते हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिस्ट लोग आके देख सकते हैं। बात समझिए, ये कौन सा जोन है, दैट इज ट्रांसिशन जोन। यहां पे एजुकेशन, मॉनिटरिंग, रिसर्च, ह्यूमन सेटलमेंट और टूरिज्म हो सकता है। फिर है बफर जोन। बफर जोन में भी सेम चीजें हो सकती हैं, बट यहां पे बायोडायवर्सिटी क्या है, थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांसिशन जोन। आउटर जोन में, ट्रांसिशन जोन में बायोडायवर्सिटी कम है। यहां पे भी होम सेटलमेंट, रिसर्च, टूरिज्म, एजुकेशनल पर्पसेस और मॉनिटरिंग ये सारा होता है, बट यहां पे बायोडायवर्सिटी थोड़ी ज्यादा है। बट ये कोर जो जोन है ना, कोर जोन, इसमें बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलो नहीं है, अगर अलो भी है तो बहुत कम। तो ये गवर्नमेंट एक एरिया प्रोटेक्ट कर लेती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व्स का मतलब होता है कि ये रिजर्वायर्स हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ज्यादा फाइंड आउट होती है। और गवर्नमेंट का एक फर्ज भी बन जाता है कि भाई साहब इन एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इंसान तो भूखा है, वो देखेगा अपना फायदा, जानवरों को मारेगा, उनके पार्ट्स बेच देगा, ठीक। फिर है हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट भी क्या है, द एरिया वेयर देयर इज रिच बायोडायवर्सिटी, जहां पे क्या है, रिच बायोडायवर्सिटी है। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कुछ हॉट स्पॉट जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा बॉर्डर, मतलब वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर क्या है, रामसर साइट्स। रामसर साइट क्या है, ये वेटलैंड से मेंटेन एंड कंजर्व द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स देखो ऐसा दिखता है,
मिट्टी भी दिखेगी और बीच बीच में क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। इनको मेंटेन करना है, इनको कंजर्व करना है। क्यों कंजर्व करना है? क्योंकि यहां पे भी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। वेटलैंड्स आर द रामसर साइट, और वेटलैंड्स कौन से? जिनमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। ये रामसर साइट कहां कहां है? गोवा में है, गुजरात में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। ये रामसर साइट यहां फाइंड होती हैं। यहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यहां पे हमारी बॉटनी हुई कंप्लीट। बात समझ आया कि नहीं आया? ज़ूलॉजी भी हो गई है हमारी कंप्लीट। लव यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप मुझे। ऐसे ही कमेंट करते रहना, पता नहीं बाद में पेपरों के बाद आप सब अनसब्सक्राइब कर दोगे, बट नो इशू। कोई भी सजेशन हो वीडियो के कमेंट के नीचे छोड़ के जाना। और मां कसम आपने दिल से, लगन से मेहनत की है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। प्लीज पैनिक नहीं करना इस वक्त, प्लीज कुछ बेकार नहीं सोचना, आपने अच्छे से मेहनत की है। अल्लाह ताला आपके साथ हैं और आपके पेपर बहुत बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू ऑल। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।